तो बच्चों, कक्षा 7 का साइंस का दूसरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कि रेशों से वस्त्र तक, यानी कि रेशों से कैसे वस्त्र बनाया जाता है, या ऊन से या धागा से कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। चैप्टर क्या नाम है कि रेशों से वस्त्र तक, यानी रेशों से धागा, यानी कह सकते हैं कि धागा या ऊन से कपड़ा या वस्त्र कैसे बनाया जाता है, इन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो इसमें क्या क्या अध्ययन करना है उनकी भी हम चर्चा करें थोड़ी सी, है कि नहीं। चर्चा करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमको उसी के बारे में पढ़ना है, तो उनका चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो चर्चा करने से पहले या चर्चा करने से पहले क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो दिया है कि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, यानी कि पौधे जो होते हैं और जंतु, यानी कहने का मतलब है कि जो पौधे और जो जंतु होते हैं उनसे कैसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, इनका कहने का मतलब ये है। दूसरा फिर कह रहा है कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु, क्या, यानी ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन जंतु है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम। फिर अगला है कि ऊन तैयार करने की विधि, क्या है, ऊन तैयार करने की विधि, यानी कि ऊन को हम किस विधि से या किनके सहायता से हम प्रदान या तैयार या उसको बना सकते हैं। ठीक। फिर अगला क्या हेडिंग हमारा रहेगा कि रेशम कीट का जीवन चक्र रेशम प्राप्त करना, यानी कि जो रेशम प्राप्त होता है उनका जीवन चक्र या उनके कितने समय जीने की अवधि, ये वो कैसे बनाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर अगला हमारा रहेगा हेडिंग कि दैनिक जीवन में जंतु रेशों का उपयोगिता एवं महत्व, यानी कि जो हम अपने जीवन में रेश का उपयोग करते हैं उनका कितना महत्व है, उनके बारे में भी चर्चा करनी है। यानी इन टॉपिक, इन हेडिंग के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। यदि इनको पूरा अध्ययन कर लेंगे हम तो हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर आगे चलिए देखते हैं क्या क्या इनके बारे में पढ़ना है और क्या क्या है, क्या क्या कैसे रेशे प्राप्त होता है, कितने जीवन चक्र है, कौन से जंतु है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक, चलिए तब अध्ययन करते हैं। देखें क्या क्या लिखा है इसमें। पहला दिया है कि पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, कपास, जूट के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। यानी कह रहा है कि आप पिछली कक्षा में विस्तार रूप से जूट के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, ऊन तथा रेशम से प्राप्त करने वाले विधि, इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि इनके बारे में, जूट के बारे में हम पिछली कक्षा में विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं। अब हमको अध्ययन करना है कि जंतु से प्राप्त होने वाले रेश, ठीक, जंतु से प्राप्त होने वाले रेश और रेश को प्राप्त करने की विधि और वस्त्र कैसे बनाया जाता है, उनके बारे में हमको लेसन नंबर 2 में अध्ययन करना है या पढ़ना है। तो हमारा पहला हेडिंग क्या था कि पौधों एवं जंतु से प्राप्त रेशे, यानी कहने का मतलब है कि पौधों एवं जंतु से कैसे रेशे प्राप्त किया जाता है, यानी हेडिंग का मतलब यह हुआ। ठीक। तो दिया है कि पौधे से होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं, यानी कि पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? पादप रेशे कहलाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा। ठीक। अब कपास के पौधों को बिनौले से रुई तथा पटसन या सनई के पौधे को तनु से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त जाता है? जूट यानी पटसन या सनई के पौधों से
जूट प्राप्त किए जाते हैं। यानी कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दर्री आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो सूती वस्त्र होते हैं या चादर, पर्दे कह सकते हैं, तो किसके बनते हैं? कपास के रेशों का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम कहें कि जूट के रेशों, तो जूट का रेशा जो होता है ये रस्सी, बोरा, दर्री आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतों रेशे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांतों रेशे कहा जाता है। यानी इन रेशों का रेशो प्रमुख जांतों रेशों से है। ऊन के रेशों भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशेकीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। यानी किससे प्राप्त किए जाते हैं? कि रेशों रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। उनका प्रयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाया जाता है। यानी कह रहा है कि ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में कर सकते हैं। जो स्वेटर होता है वो ठंडियों के दिनों में हम पहनते हैं ताकि हमको गर्म महसूस हो, हमको ठंडी ना लगे, इसीलिए ना उनका प्रयोग करते हैं। यानी उनका स्वेटर जितने भी होते हैं, उनका शाल जितने होते हैं, उनको हम गर्मी लाने के लिए या ठंडी के दिनों में उनको इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर ऊन का। ठीक, तो हमारा अगला हेडिंग है फिर कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से, अब उनकी चर्चा करेंगे हम। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि जो मुलायम भेड़ के बाल होते हैं उसी से ऊन प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। हालांकि कुछ ऊन जंतु जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। यानी कि याक, ऊंट, बकरी के भी बालों का भी ऊन का प्राप्त किया जाता है या उनसे प्राप्त किया जाता है। क्या? ऊन। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। दरअसल इसी स्वेटर को बुनने के लिए या ऊन का बाजार से खरीदना हमको आवश्यकता पड़ता है। जिन वन स्थानों व बालों को ढके जो जंतु पाए जाते हैं वह उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। याक या ऊन तिब्बत, लद्दाख में प्रचलित, दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्फेका नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इतने हमारे जंतु हैं। कौन? याक या तिब्बत, लद्दाख में प्रचलित, दक्षिण अफ्रीका में लामा या पश्मीना ऊन से शालें बनाई जाती हैं। इतने हमारे जंतु जो हैं। अब अगला हेडिंग है, अब उनको हम अध्ययन करेंगे। देखो ये जंतु है, इनसे हमको क्या होता है? प्राप्त होता है क्या? ऊन। घने बालों वाले भेड़, याक, ऊंट, लंबा बकरी, अंगोरा बकरी, एल्फेका। एंड ये हम कहें इनकी शक्ल देखकर तो ये भेड़ ही के जैसे घने बाल वाले भी दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दिख रहे हैं। इन सब से क्या है कि ऊन प्राप्त किया जाता है। इन सब से क्या? ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए हमारे स्वेटर का इस्तेमाल या शाल का इस्तेमाल जो भी होता है उनको बनाने में किया जाता है। ठीक, अब फिर अगला हेडिंग है कि ऊन तैयार करने की विधि। अब ऊन तैयार करने की विधि कौन कौन से या कैसे उसको मिलाकर बनाया जाता है उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। आपने महसूस किया होगा, आपने कभी महसूस किया होगा, ये कह रहा है कि आपने कभी महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा
शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। आखिर में क्यों? कह रहे हैं क्यों? बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशों के 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। क्यों? बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, इन्हीं बालों का उपयोग करके बनाने में ऊन किया जाता है। यानी इन्हीं को काट कर ऊन बनाने का प्रक्रम किया जाता है या क्रिया होती है। ठीक। अगला है कि भेड़ पालन एवं प्रजनन। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। समांतर जम्मू और कश्मीर, कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गड़ेड़िया द्वारा भेड़ों को झुंड पाले जाते हैं। यानी कि जो होते हैं इन सभी के राज्यों में जितने भेड़ होते हैं वो झुंड को पालने के लिए यानी पाले की जात कर सकते हैं, वो इन सभी को पालने का कार्यक्रम करते हैं। तो भेड़ शाकाहारी होते हैं। क्या होता है? भेड़ शाकाहारी होते हैं और वे घास और पत्तियों खाना पसंद करती हैं। जो भोजन भेड़ का होता है वो शाकाहारी होते हैं। अधिकतर ये घास और पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। गड़ेड़िए उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार आदि, खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। ये भी कहा जा रहा है इन चैप्टर में कि इनको अधिकतर होता है ये शाकाहारी होते हैं। ये पेड़ पौधे की पत्तियां और अपना उन्हीं को खाकर दरअसल अपना चारा या आहार बनाती हैं। जब वे अपना आहार बना लेती हैं तो भेड़ कुछ नस्लों के शरीर घने वाले होते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होते हैं। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल के भेड़ों में जन्म देने के लिए किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया का वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी कि जो जनक के रूप में है इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब देखिए नस्लों के नाम कौन कौन से, इनकी हम अध्ययन करेंगे। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए अब यहाँ पर दिया कि नस्ल का नाम, राज्य कहाँ पाई जाती है, ऊन की गुणवत्ता यानी ऊन की जो विशेषता होती है वो क्या है। पहला दिया है बाखरवाल, ये कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इनके ऊनी के साथ 19 सालों के यानी ऊन जो ऊनी होते हैं इस साल के लिए यानी सालों का प्रयोग, इस साल का बनाने का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रामपुर बुशायर, यह कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल में। इनके भूरे ऊन वाले कंबल के लिए या जो भूरे ऊन वाले होते हैं या कंबल भूरे वाले होते हैं ये इनका प्रयोग। अब नाली, ये कहाँ पे? राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। इनके गलीचे के लिए पिनलोई, ये राजस्थान पंजाब, इसका क्या आता है? ऊनी वस्त्र के लिए। फिर मारवाड़ी, ये गुजरात में। मोटी वस्त्र या रुत या कंबल के लिए। यानी पाटनवाड़ गुजरात, होजरी के लिए। एंड जो इतने नस्ल वाले हैं इनसे इन राज्यों में यानी ये जो होते हैं इन राज्यों में पाए जाते हैं, उनसे ऐसा ऊन बनाया जाता है। इनसे ऐसा ऊन बनाया जाता है ताकि इनको हमारे यहाँ मार्केट में या हर एक प्रकार के जो देखते हैं अनेक जो कपड़े देखते हैं ये ऊनी वस्त्र, इन्हीं के सहायता से बनाया जाता है। को रंग बिरंग के जो वस्त्र होते हैं वो दिखते हैं, हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं और इनको खरीदने और देखने और पहनने में रुचि रखते हैं। जब इसके आगे फिर क्या, भेड़ के रेशों को ऊन के संसाधित करने के लिए विभिन्न चरण होते हैं। यानी जो इनके बनाने की प्रक्रिया होती है कि निम्नलिखित चरण के द्वारा इनको अगला जो होता है वो उनसे प्राप्त किया जाता है। कि भेड़ के बालों को ऊन धागों को परिवर्तित करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है जो निम्नलिखित चरणों में संपादित की जाती है। अब चलिए कितने चरण होते हैं, कितने चरण करने के बाद इनका ऊन प्राप्त होता है। पहला कि भेड़ों के बालों की कटाई। भेड़ों की बालों की कटाई कैसे की जाती है और उनको कैसे फिर ऊन बनाया जाता है।
जब पाली गई भेड़ के लिए शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। यह प्रक्रिया उन रेशों की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को इस मौसम में बाल द्वारा त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने के पर भी कोई कठिनाई न हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता? कभी जब बाल काटे उनके तो सोचे उनके बारे में कि क्या कठिनाई पड़ेगी? नहीं। इसी कारण त्वचा के सबसे ऊपरी परत अधिकांश मृत्यु कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता तथा कटवाने के बाद पुनः उग भी जाते हैं या उग आते हैं। यानी जैसे हम लोग का बाल होता है, कटवाते हैं सैलून में जाकर, उसी तरह पे इन भेड़ों का बालों को भी काट कर अनेक प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा ऊन प्राप्त किया जाता है। अब फिर अगला है जिज्ञासा, यानी क्या फिर सोचते हैं। कारण या कार्य जानने वाले प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता, परंतु जब कोई आपके बाल खींचता है तब दर्द क्यों होता है? कभी महसूस किया आपने? हाँ, ठीक। तो पहला दूसरा है कि अभिमार्जन। क्या है? अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गट निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो अगला है छटाई। कौन सा है? छटाई। अभिमार्जन के बाद छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग किया। छटाई का यह काम हाथों से अलग मशीनों की सहायता से किया। जो इनके छटाई होते हैं इनको मशीनों के द्वारा या हाथों के द्वारा इनको चिकनाया जाता है या काटा जाता है इनकी सहायता के द्वारा। अगला है कटाई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त रेशे छोटे छोटे कमल व फूले हुए रेशों की उन धागों से प्राप्त किया जाता है। जब आप कटाई करते हैं इन भेड़ों के बालों को तो अभिमार्जन के बाद जितने धागे प्राप्त किए जाते हैं उनको भी हम प्राप्त करने के जो नियम होते हैं उनको भी देखेंगे। अब आगे देखिए, जब कटाई कर लेते हैं हम लोग तो उनकी रंगाई कैसे होती है ये भी तो बाकी है, तभी तो कल अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में हम लोग को, है कि नहीं? तो चलिए अब ये देखते हैं। जब रंगाई की जाती है तो भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विभिन्न पैदा करने के लिए इन रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। प्रक्रिया के रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। यानी कि जब ऊन हमको अनेक प्रकार के मिलते हैं तो उनको रंगाई की जाती है ताकि इनकी सुंदरता बढ़ जाए। फिर उसके बाद ऊनी धागा बनाना, यानी रंगाई के पश्चात प्राप्त रेशों सुलझकर सीधा किया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई व उन्हें अपेक्षा के छोटे छोटे रेशों को काटकर अपन वस्त्रों की बुनाई में प्रयोग किया। जितने रस होते हैं, जितने रेशम होते हैं या जितने ऊन होते हैं उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार काटकर स्वेटर, शाल, टोपी, जितने वस्त्र यानी ऊनी के बनाए जाते हैं उनको ऊन के अनुसार काटकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो अगला हेडिंग है तो कुछ और भी जाने। क्या अगला है? तो कुछ और भी, इनको भी देख लेते हैं। कहा है? तो कुछ और भी जाने। तो कहा है कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यापारियों के जीवन कर्ता भी महत्वपूर्ण साधन है, परंतु
परंतु जंतु रेशों की छंटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय के बाद में एक घातक रुधिर रोग शॉर्टेज रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। यानी कि जो ऊन बनाते हैं व्यक्ति, उनके लिए भी खतरा हो सकता है। इनके बारे में समझाया गया है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यानी कि इसके बाद चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का तीसरा स्थान है किसमें? ऊन की दृष्टि में। गुणवत्ता की जाए कि न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। जो न्यूजीलैंड का है मेरिनो भेड़, इनसे बहुत अच्छा ऊन प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद है रेशम। इसके बाद क्या है? रेशम। यानी कि रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। क्या है? प्राकृतिक, जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के बने होते हैं। रेशम वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चाइना। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। यानी चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। यानी कि जो चीन है ये सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला भी देश है। भारत की व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व लगभग 13% रेशम उत्पन्न करता है। जो विश्व के लगभग है भारत, ये 13% लगभग ऊन उत्पादन करता है। अब इसके बाद है कि क्या जो रेशम है इनका जीवन चक्र देखेंगे हम। क्या जीवन चक्र? यानी कि रेशम कीट शहतूत, अंडा, ओकी इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडा देता है, जो शहतूत को पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडे में सफ़ेद रंग के लावा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर इल्ली या लावा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं। जो पत्तियों खाते हैं तो लगभग ये अपना जो 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि, यानी 4 से 6 हफ्तों में खाकर अपना वृद्धि का अगला जीवन संभव कर लेते हैं, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथि से अत्यंत महीन लचकदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो प्रोटीन युक्त होता है। लावा अंग्रेजी की संख्या में 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर लचकदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी कि जो होते हैं इनकी संख्या अंग्रेजों की संख्या 8 के आकार में आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक। फिर इसके बाद यानी कि जब बदल जाता है तो इसी बीच प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। रेशम के रेशों में लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा के सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाने के प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलते आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। यानी कीटों को काटते हुए आते हैं और ये अपना एक नया जीवन चक्र बनाते हैं। गत्य अवस्था में चार्ट पेपर रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न चित्र बनाकर अलग अलग काट लिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने पर प्रयास किया तथा उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए।
कह रहा है कि यह चार्ट पेपर के रेशम कीट की अवस्थाओं में चित्र बनाकर अलग अलग काट लिए जाते हैं। जब ये अलग अलग काट लिए जाते हैं तो रेशम कीट पालन, क्या गया, रेशम कीट पालन। अब जो रेशम कीट पालन, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालन विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। यानी रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। कहाँ पे? भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर एवं बेंगलुरु में है। ठीक, 2 जगह है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम में भी रेशे का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी यानी आगे है। यानी कि कौन कौन से हैं कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम के जितने हैं ये राज्य, उत्तराखंड, इन सब में क्या आता है, ये रेशम के प्राप्त करने वाले, रेशम के बनाने वाले अधिकतम राज्य है, इनमें अधिकतम बनाए जाते हैं। फिर रेशम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन ही है। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती हैं और एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं। किसानों द्वारा इन अंडों को सर्वाधिक सावधानीपूर्वक कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। कीट पालकों द्वारा इन अंडों को कीट पालन गृह में उचित ताप और नमी में इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडा में भी अधिक से अधिक लावा निकल आए। लावा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेकानेक संख्या में लावा रख दिए जाते हैं। लावा इन पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और आकार में काफी बड़े तथा मोटे छोटे होते। बीच में ट्रे की सफाई करके नई पत्तियों को रखते हैं। चाहते हैं लगभग 25 से 30 दिन लावा पत्तियों की खाना बंद कर देते हैं तो कोकून जाने के लिए बांस की छोटे कच्छे से बाहर आने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी टहनियों रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। इतने तो क्या कोकून के बारे में, इतने क्या थे कोकून के बारे में। अब आगे फिर देखते हैं कोकून से रेशम प्राप्त करना। अब कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है इनको बारे में देखिए। पूर्ण कोकून बन जाने पर इन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनाने से पूर्व कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, कितने 10 से 15 मिनट के लिए लगभग कितने डिग्री पे 95 से 97 डिग्री सेल्सियस के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून रेशों के काटते हुए बाहर निकल जाता है या बाहर निकल आता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशों की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है।
क्या कहती है, प्राप्त स्तर की हो जाती है। रेशम के रूप में उपयोग किए कोकून में ऐसे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। यानी रेशम के रूप में उपयोग किए कोकून में से ऐसे निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं, कोकून। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून रेशों को साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। रेशम के धागों सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशों के इन्हें रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। क्या किया जाता है? वस्त्र बुने जाते हैं। जब ये वस्त्र बुने जाते हैं तब फिर अन्य रेशम कीट के विभिन्न अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि विभिन्न होते हैं। सबसे प्रसिद्ध रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टक्कर रेशम, मींगा रेशम, कोका रेशम, परी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अब कुछ और भी जानते हैं हमने कुछ और, यानी अंतिम में चल रहा है हम लोग को। अगला पिन है कि दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। अब इनको देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जिन जंतु के रेशों का उपयोग करते हैं उनमें प्रमुख बालों से प्राप्त ऊन तथा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशमी धागे। इन जंतु रेशों का उपयोग विविध प्रकार के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। किसके? यानी कि जो कोकून से प्राप्त रेशमी धागे हैं, उन जंतु रेशों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को या वस्तुओं को या वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। अब ऊन की उपयोगिता, यानी ऊन की उपयोगिता क्या होती है, उनके बारे में क्या सोचेंगे हम कि मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शाल, कंबल, लेई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में किया जाता है। ऊनी वस्त्र का प्रयोग ठंड से बचने के लिए आजकल हम लोग ठंडों में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। काफ़ी ठंडी पड़ती है तो ऊनी वस्त्र का हम प्रयोग ज़रूर करते हैं ताकि हमको ठंडी से राहत मिल सके। चलिए, तो उन रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, ऊष्मा कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है, ठंड नहीं लगती है। काली, गलीचे, पावदान तथा अन्य घरेलू सामग्रियों को बनाने में भी ऊन का उपयोग किया जाता है। यानी कि ठंडियों के दिनों में हम ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है। क्या रहता है? यानी स्थिर रहता है। रेशम की उपयोगिता। रेशम की उपयोगिता, रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं, इसीलिए इनमें वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में बहुलता से होता है। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियों, घाघरा, चूड़ीदार, शेरवानी अत्यधिक प्रचलित है, जिन्हें विशेष अवसरों पर पहना जाता है। आजकल कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों का उपयोग चलन में अधिक है। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम के अन्य वस्तु जैसे पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाके आदि भी बनाए जाते हैं। किसके?
रेशम के। अब क्रियाकलाप क्या है कि कृत्रिम रेशम तथा शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी पूर्वक जलाइए। दोनों प्रकार के रेशमी धागों के जलते समय उठने वाले गंध को सूंघकर अंतर समझने का प्रयास कीजिए। अब एक ऊनी धागे को जलाइए तथा इसकी तुलना कृत्रिम तथा शुद्ध रेशम के जलने की गंध से कीजिए। तो आगे कृत्रिम रेशम के धागे जलने पर पिघलते हुए सिकुड़ते हुए गोली नुमा हो जाते हैं तथा इस क्रम में तीखी सी गंध निकलती है। दूसरी ओर शुद्ध रेशम ऊन एक अच्छी गंध के साथ पूरी तरह जल जाते हैं। तो बच्चों, आप इन ऊन के बारे में अध्ययन किए कि ऊन कैसे बनाया जाता है, किन किन राज्यों में प्राप्त किया जाता है, ऊन की गुणवत्ता क्या है, ठंडियों के दिन में बनाया जाता है। अधिकतर ऊन के स्वेटर शाल कैसे बनाए जाते हैं, इनकी अवधि क्या होती है 4 से 6 हफ्ते। इनको पूरे बारे में अपन लोग अध्ययन किए। जब इनको बारे में आप अध्ययन के लिए तो जो एक्सरसाइज होगा उनको करने में हम लोग क्या होगी, आसानी होगी। यदि इनको हम एक बार नहीं समझ आएगा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इसको हम वीडियो को देखेंगे जब तक समझ में ना आए। तो बच्चों, हमारे चैनल DK एग्ज़ाम 2020 को लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर इतना करिए ताकि सभी विद्यार्थी एक शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू।